जैसा कि आप जानते हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हम गैस अवस्था को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लिक्विड स्टेट को लेकर के चल रहे हैं। शुरू में हमने बताया था कि गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों का मान नगण्य होता है, लेकिन ठोस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों का मान सर्वाधिक होता है। द्रव अवस्था में अंतर आणविक बलों का मान इन दोनों अवस्थाओं का मध्यवर्ती होता है। जब मध्यवर्ती है तो गुणों का मान भी मध्यवर्ती होने लगता है, और आज हम इन्हीं परिस्थितियों को, जिनमें कि एक द्रव अवस्था बनाए रखता है, को स्टडी करके चलेंगे। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि द्रव अवस्था ठोस का विस्तारित रूप एवं गैस का संघनित रूप होता है, अर्थात गैस एवं ठोस की मध्यवर्ती अवस्था द्रव अवस्था होती है। द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल का मान न तो ठोस के बराबर होता है और न ही गैस के बराबर दुर्बल होता है। जैसा कि ठोस के अणु एक ही स्थान पर स्थित होते हैं और गैस के अणु विभिन्न दिशाओं में विचरण करते रहते हैं, लेकिन द्रव के अणु विचरण तो करते हैं लेकिन उतनी स्वतंत्रता से नहीं कर पाते जितना कि गैस के लिए। कुल मिलाकर के द्रव अवस्था गैस और ठोस के मध्यवर्ती अवस्था होती है। द्रव को अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले जाते हैं तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ले आते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात द्रव अवस्था ठोस और गैस दोनों के साथ साम्य अवस्था में रहता है, जिसे हम इस डायग्राम में जो दिखा रखा है के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। द्रव अवस्था को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल हैं, जो ठोस से कम और गैसों से अधिक हैं। अब हम टॉपिक चेंज करके उन्हीं अंतर आणविक बलों को लेते हैं, और टॉपिक है हमारा अब द्रवों में अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि द्रवों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल ठोस और गैस अवस्था के मध्यवर्ती होता है। लेकिन जब हम अणुओं की प्रकृति को देखते हैं तो गैस किसी भी अवस्था के अणु या तो ध्रुवीय अवस्था में होते हैं या अध्रुवीय अवस्था में होते हैं। ध्रुवीय अवस्था में होने पर उनके मध्य कूलम्बिक बल कार्य करते हैं, और अध्रुवीय अवस्था में है तो केवल न्यूटन बल के अतिरिक्त और कोई बल नहीं रहता है। तो वो किस प्रकार से द्रव अवस्था में रहें, द्रव अवस्था को बनाए रखें, उसके लिए वान डर वाल ने जो द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल हैं उनको वान डर वाल बल के नाम से संबोधित किया, और वान डर वाल बलों को अब हम स्टडी करके चलेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल हैं किसी भी द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए। जब ये वान डर वाल बल हैं तो अध्रुवीय अणुओं में और ध्रुवीय अणुओं में किस किस प्रकार से लग सकते हैं, कैसे कैसे उनकी प्रकृति हो सकती है, स्थिति और ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें हम कई भागों में बांटते हैं। तो
सबसे पहले हम ये ले लें कि यदि अणु अध्रुवीय हैं तो उनमें कोई कूलम्बिक आकर्षण बल नहीं होगा और आकर्षण का मान केवल न्यूटन बल के द्वारा निर्धारित होगा, जो कि उन कणों के द्रव्यमान और उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात उन अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल, जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 और m2 दो कणों का द्रव्यमान है और d उनके मध्य की दूरी है। लेकिन यदि वह ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो उनके मध्य अनेक प्रकार के इंटरेक्शन के द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण बलों का मान हो सकता है, और कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 हम ले रहे हैं द्वैध्रुव अंतःक्रिया या अभिविन्यास प्रभाव। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और ओरिएंटेशन इफेक्ट। जब अणु ध्रुवीय प्रकृति का है, जैसे HCl, NH3, HCN, तो जैसे HCl को हम उदाहरण के रूप में ले लें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार HCl के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन इन दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण प्रतिकर्षण का मान है वो इनकी एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति कितनी दूरी पर है और एक के सापेक्ष दूसरे का ओरिएंटेशन क्या है पर निर्भर करती है। तो पहले इसको इस डायग्राम से आप समझ लीजिए। जैसे सेंटर में हमने एक ये मॉलिक्यूल ले रखा है, ये मॉलिक्यूल जिसमें एक पोल पॉजिटिव है और दूसरा पोल नेगेटिव है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के, अब देखिए, ये नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के साथ में आकर्षण रखेगा, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के साथ में आकर्षण रखेगा, लेकिन एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ में प्रतिकर्षण रखता है और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ में प्रतिकर्षण रखता है। तो किस मॉलिक्यूल का किसके सापेक्ष क्या ओरिएंटेशन है, तो वो दोनों ही प्रभाव महसूस कर सकता है, आकर्षण का भी और प्रतिकर्षण का भी। लेकिन उसकी निर्भर करेगा कि एक के सापेक्ष दूसरे की पोजीशन किस प्रकार की है। इस आधार पर कीसोम ने उनके बीच में रिजल्टेंट आकर्षण प्रतिकर्षण के सापेक्ष, रिजल्टेंट तो आकर्षण ही होता है, के सापेक्ष उनकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन आता है के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न किया, और उस सूत्र को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है कि U बराबर -2 म्यू स्क्वायर अपॉन 3r⁻6 kT, जिसमें आप जानते हो कि K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T उस लिक्विड का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और म्यू उसके अणुओं में उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण है और R उस द्रव के अणुओं के मध्य औसत दूरी है, और U उन दो द्रवों के मध्य आकर्षण के कारण जो ऊर्जा का मान है वो ऊर्जा के मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से जब द्रव्य अणु के नज़दीक होते हैं या जो द्रव अवस्था है उसके अणु यदि द्रवीय हैं तो उनके अणुओं के मध्य द्रव अवस्था को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा का मान है, निहित ऊर्जा का मान है, वो किस प्रकार से इस कीसोम द्वारा प्राप्त सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब दूसरे प्रकार के अणु हम लेते हैं जिसको इस हेडिंग में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव या प्रेरण प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट को द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, अध्रुवीय अणु हैं, अध्रुवीय अणु जब ध्रुवीय अणुओं के संपर्क में होते हैं तो ये प्रभाव परीक्षित होता है। जैसा कि आप जानते हो कि अध्रुवीय अणु में कोई डाइपोल नहीं होता है, ना तो उन पर
अब कुल आवेश का मान तो शून्य है ही, और जैसे ऊपर हम देख रहे थे कि एक ध्रुव ऋणात्मक था तो दूसरा ध्रुव धनात्मक है, ऐसी स्थिति नहीं होती है। लेकिन अध्रुवीय अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो उपस्थित होते ही हैं। जब ये अध्रुवीय अणु किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आते हैं तो ध्रुवीय अणु में तो पोलरिटी है ही, तो अगर उस अध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस ध्रुवीय अणु के धनात्मक भाग के संपर्क में आता है तो वह उसे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है और उसमें भी ध्रुवता उत्पन्न कर देता है। तो ध्रुवता उत्पन्न करने के इस प्रभाव को ही हम प्रेरण प्रभाव कहते हैं। जैसे इसे समझिए आप कि ये ध्रुवीय अणु है, इसमें दो पोल हैं प्लस और माइनस, और ये अध्रुवीय अणु है जिसमें कोई पोल नहीं है। जब ये इसके संपर्क में आता है तो इस ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। तो जो अध्रुवीय अणु था वो अब ध्रुवीयता के रूप में परिवर्तित हो गया। और हम जानते हैं कि न्यूटन्स बल की तुलना में कूलम्बिक बल ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो इस प्रेरण प्रभाव के कारण, प्रेरण प्रभाव में क्या हुआ था कि ध्रुवीय अणु की उपस्थिति में अध्रुवीय अणु भी ध्रुवीय हो गया। तो ध्रुवीय होने से इन अणुओं के धन और ऋण पोलों के बीच आकर्षण लगेगा। आकर्षण लगता है तो आकर्षण के कारण इनके जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू में वृद्धि होती है, जो कि द्रव अवस्था को बनाए रखती है। तो इस प्रकार से प्रेरित द्विध्रुव के कारण अणु की जो आकर्षण में वृद्धि होती है और आकर्षण के कारण ऊर्जा के मान में कमी होती है, इसका मान यू एनर्जी आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन r⁻6 के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें म्यू अभी हम बता रहे थे द्विध्रुव आघूर्ण है, अल्फा अणु द्वारा प्रेरण द्विध्रुवता है, अणुओं के मध्य दूरी है वो r के द्वारा अभिव्यक्त की जा रही है। इन अणुओं के जो लगने वाला आकर्षण बल है वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उदासीन अणु या अध्रुवीय अणु जो हम ले रहे हैं उसमें प्रेरित होने की या प्रेरण द्विध्रुव उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है। अच्छी है तो जल्दी से ध्रुवित होगा और ध्रुवित होने के बाद वह आकर्षण के मान को बढ़ा लेता है। लेकिन अगर वह प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करने की क्षमता कम है तो वह आसानी से ध्रुवित नहीं होगा। अब तीसरे प्रकार के जो बल हैं उन्हें हम लेते हैं प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया, या जिसे हम लंदन बल भी कहते हैं अथवा प्रक्षेपण प्रभाव भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो उदासीन अणु हैं, उदासीनता रखते हुए भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन के वाहक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित हैं तो वो गति भी करते हैं उसमें, जबकि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ये माना गया था कि हर अणु की ग्राउंड स्टेट में न्यूनतम अवस्था में भी कुछ ऊर्जा निहित होती है जिसको शून्य बिंदु ऊर्जा कहते थे। और शून्य बिंदु ऊर्जा वो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के कंपनों के रूप में निहित होती है। जब कंपन होता है तो आप जानते हो कि शिफ्टिंग होती है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके लेफ्ट राइट बराबर शिफ्ट होता है। जब शिफ्टिंग होती है तो जब एक बार इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाता है तो चार्ज विस्थापित होता है और एक क्षण मात्र के लिए द्रव्यता उत्पन्न होती है। यह द्रव्यता ही
अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ाने का काम करता है और इसी ध्रुवता के कारण जो बल या अंतर आणविक बल, आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं उन्हें ही लंदन बल कहते हैं। इन लंदन बलों के कारण भी अणुओं के मध्य उदासीन अणुओं की तुलना में अधिक आकर्षण रहता है और इस लंदन बल के कारण तंत्र की ऊर्जा में जो कमी हो रही है उसको यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। ED इजिकल टू -3h नू 0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4r। जैसा आप जानते हो कि h प्लांक के स्थिरांक है, अल्फा अभी हम बता रहे थे ध्रुवीय अणु की अवस्था है, r अणुओं के मध्य की दूरी है और नू 0 जो कंपन हो रहा है उसकी अवलाक्षणिक आवृत्ति है। इस अंत्यक्रिया के कारण जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है उसे प्रक्षेपण प्रभाव भी कहते हैं। अतः अणुओं में इलेक्ट्रॉन दोलन के कारण उत्पन्न आकर्षण बल ही अणुओं द्वारा उत्पन्न प्रक्षेपण प्रभाव है और इस प्रक्षेपण प्रभाव के द्वारा ही अणु प्रकाश को डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्जन जो होता है प्रकाश का, उसके लिए यही प्रेरित द्वैध्रुव आकर्षण ही रेस्पॉन्सिबल होता है। यह प्रक्षेपण प्रभाव केवल अध्रुवीय अणुओं में होता है। ध्रुवीय के लिए तो हम पहले दोनों स्टडी कर चुके हैं, केवल अध्रुवीय अणुओं में ही यह उपस्थित होगा और योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, एडिटिव प्रवृत्ति का, एक के साथ में दूसरे का जुड़ता चला जाता है। इस कारण से यह जो संसंजन कोहेजन की घटना है उसकी भी व्याख्या कर सकता है। जबकि अवेयरनेस प्रभाव था इससे पहले जो हम ले रहे थे, जिसमें मॉलिक्यूल उच्च द्विध्रुव आघूर्ण रखते थे कि मध्य आकर्षण को तो पहले समझ पा रहे थे, लेकिन अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसको हम केवल इस प्रभाव के द्वारा ही, जिसे प्रक्षेपण प्रभाव कह रहे हैं, के द्वारा ही समझ सकते हैं। अब अगला हम बल लेते हैं प्रतिकर्षण बल। अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल भी उपस्थित होता है। जैसा कि आपने बॉन्डिंग के टाइम पे देखा होगा कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही अधिकतम आकर्षण होता है, उससे कम दूरी पर ले जाते हैं तो प्रतिकर्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है और उससे अधिक दूरी पर ले जाते हैं तो आकर्षण प्रभाव के मान में कमी हो जाती है। तो प्रतिकर्षण भी द्रव अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रभावी है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल नज़दीक पहुंचते हैं तो ठोस अवस्था की तरफ बढ़ता है। किसी द्रव में आकर्षण और प्रतिकर्षण का रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है उसको इस सूत्र द्वारा अभिव्यक्त करना है कि U बराबर -A/r⁴ प्लस B/r⁴n, और इस n का मान 9 से 12 के मध्य हो सकता है और A और B दोनों स्थिरांक हैं। इसमें ये वैल्यू आकर्षण के कारण है और ये वैल्यू प्रतिकर्षण के कारण है। किसी भी लिक्विड में लिक्विड पोजीशन बनी रहे के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हो कि जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज युक्त हाइड्रोजन इसी अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या दूसरे अणु के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है तो एक दुर्बल बंध बना लेता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं वाटर मॉलिक्यूल को दिखाया है यहाँ पर, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से दुर्बल बंध बन रहा है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के मध्य
जो अंतराणविक बल है, आकर्षण बल है, उसका मान बहुत बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ आकर्षण बल ही रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी द्रव अवस्था को बनाए रखने के लिए। तो हाइड्रोजन बंध भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता हो। आप जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो कि हाइड्रोजन बंध भी दो तरीके का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है। तो इन दोनों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो द्रव अवस्था को बनाए रखने में सहयोग करेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड की अनुपस्थिति में जो आकर्षण होना चाहिए था दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति, वो आकर्षण नहीं रहता है। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो द्रव अवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो विपरीत प्रभाव रखता है। यानी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति आकर्षण जो पोलरिटी के कारण होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है, उसका सेटिस्फिकेशन मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाता है, जिसे आप डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एग्जाम्पल्स के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो। तो आज हमने जो द्रव अवस्था के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल हैं, विभिन्न प्रकार के, ध्रुवीय अणु में किस तरीके से लगता है, अध्रुवीय अणु में किस तरीके से लगता है, अध्रुवीय अणु में केवल न्यूटन बल नहीं होते हैं, प्रेरित द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न बल हैं उनको हमने डिटेल में स्टडी किया है। और अब हम जो द्रव अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत हैं उनको नेक्स्ट व्याख्यान में लेके चलेंगे। थैंक यू।